मॉर्निंग क्लास 12th। बच्चों, आपका ये नागरिक शास्त्र की क्लास है और जो आज मैंने पार्ट लिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो बच्चों, इसमें हमने सबसे पहले देखना है आपातकाल। इस पार्ट में हमने जो शीर्षक लिया आपातकाल। आपको लगता होगा आखिर आपातकाल क्या है, तो बच्चों मैं आपको आपातकाल के बारे में बताती हूँ। बच्चों, आपातकाल शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल है ना। आपातकाल जो होता है बच्चों, शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बच्चों कि राष्ट्र में संकट की स्थिति, और इसको कहा जाता है इमरजेंसी। इसे संकट का समय भी कहा जा सकता है बच्चों, विपत्ति काल भी, या बुरा समय भी कह सकते हैं। तो बच्चों, आपातकाल का मतलब हुआ कि संकट का समय। जैसा कि आप जानते हो बच्चों कि भारतीय संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक, बाहरी या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका रहती ना, शक रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए। उस समय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और बच्चों, आपातकाल की आखिर क्यों ज़रूरत भी पड़ती, कभी ऐसा आप लोग को महसूस होता ना कि आपातकाल, जिससे बताया कि आपातकाल क्या है और आखिर आपातकाल की देश में ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चों, संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति की कल्पना इसको ध्यान में रखते हुए की कि जिसमें देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो रही हो ना, इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सके, है ना। तो बच्चों, आपको आपातकाल के बारे में समझ में आ गया होगा आखिर इससे क्यों ज़रूरत पड़ती है। शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल आपातकाल हुआ। बच्चों, इस पार्ट में जो दिखाया गया कि इस विकट स्थिति यानी जो बुरी समय था उस सन 1973 से 1975 के बीच, उस समय देश में आपातकाल जो था वो लागू किया गया। और सन 1975 में जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। आपातकाल से बच्चों हम लोग के मन में होने लगता ना कि युद्ध और आक्रमण या प्राकृतिक आपदा की तस्वीर हम लोग के सामने आने लगती है ना। लेकिन अपने देश में आपातकाल की ये घोषणा अंदरूनी व्यवस्था की आशंका को ध्यान में रखते हुए की गई थी। बच्चों, हम देखते हैं आपातकाल को। आपातकाल क्या है हमने देखा, आपातकाल की ज़रूरत क्यों होती है ना। और फिर हम देखते हैं प्रावधान क्या है ना। ये होता है बच्चों, जैसे पहला अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 में पाया जाता है। इसका ऐलान युद्ध या बाहरी आक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किया जाता है। और ऐसे समय सरकार के पास असीमित अधिकार होते हैं, यानी कि उनके पास सारे अधिकार हो जाते हैं और वह किसी भी रूप में वो उसको इस्तेमाल कर सकती है। और आपातकाल के समय बच्चों नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं बच्चों, छीन लिए जाते हैं। ऐसे में कैबिनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा ये आपातकाल की घोषणा की जाती है। और इसे हम क्या कह सकते हैं, आपत्ति काल के दौरान मौलिक अधिकार जो होते हैं बच्चों अनुच्छेद 19 से क्या होता है, वो विलंबित होने लगते हैं, यानी कि छीन लिए जाते हैं। वो नागरिकों के पास अधिकार उस समय खत्म हो जाते हैं और सारा अधिकार, सारी शक्ति सरकार के पास हो जाती हैगी। बच्चों, दूसरा प्रावधान देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, जब बच्चों राजनीतिक संकट को देखते हुए संबंधित राज्य में राष्ट्रपति आपात की स्थिति को ऐलान कर सकते हैं। और जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या राज्य केंद्र की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या करता राष्ट्रपति, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और राज्य सरकार संविधान के मुताबिक सरकार चलाने में या विफल हो जा रही या नहीं चला पा रही, और केंद्र की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता बच्चों, आपातकाल को घोषित कर देता है। तो हमने दूसरा देखा। फिर हम देखते बच्चों तीसरा किस स्थिति में आपातकाल की घोषणा होती है, आर्थिक
स्थिति में ना। और जब देश में आर्थिक संकट बना होता है जिससे वित्तीय में प्रॉब्लम आने लगती है, ऐसे में नागरिकों के पास पैसे जो होते हैं या संपत्ति जो होती बच्चों ना, उस पर क्या हो जाता है, देश का अधिकार हो जाता है, यानी सरकार का अधिकार हो जाता है, उसकी अपनी संपत्ति नहीं रह जाती। ऐसे में भी बच्चों आपातकाल की घोषणा हो जाती है। बच्चों अभी तक हमने देखा आपातकाल क्या है और आपातकाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसके प्रावधान क्या थे, है ना, किस तरह से आपातकाल लागू किया जाता। अब हम देखते हैं कारण। पहला कारण हम देखते हैं बच्चों कि सन 1971 के युद्ध में अत्यधिक व्यय होना ना, यानी खर्च होना, और सन 1975 में लागू किए गए आपातकाल की घोषणा का प्रमुख कारण जो था सन 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध को माना जाता है। और इस युद्ध में, है ना, भारत को अधिक क्या हुआ था बच्चों, धन बहुत ही व्यय यानी बहुत खर्च हुआ था। और इसके कारण और इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान में आए करोड़ों जो शरणार्थी थे ना, जो बाहर से आए हुए थे, उनका भार भी भारत पर पड़ा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हुई बच्चों, बहुत ही प्रभावित हुई थी। तो पहला जो कारण था युद्ध का अधिक व्यय होना, यानी कि बहुत अधिक खर्च होना, इस कारण भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। और दूसरा देखते कृषिगत उत्पादन में कमी। दूसरा क्या बच्चों, कृषिगत उत्पादन में कमी। बच्चों सन 1972 से लेके 1973 में भारत में फसल भी अच्छी नहीं हुई और सरकार की क्या हुआ बच्चों, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकार को कृषि क्षेत्र में असफलता मिली, है ना, जिससे भारत में आर्थिक विकास क्या हुआ बच्चों, नहीं हो पाया। तो हाँ, दूसरा कारण भी था आपातकाल का। तीसरा हम देखते हैं तेल संकट, है ना। सन बच्चों 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया था और सन 1973 में ओपेक देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, क्या किस बात पर, अपनी बात मनवाने के लिए तेल का उत्पादन कम कर दिया और इससे तेल संकट उत्पन्न होने लगा। और इस तेल संकट के कारण बच्चों क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें क्या होने लगी, बहुत ही बढ़ने लगी, यानी रेट क्या होने लगे, हाई होने लगे। तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इससे क्या हुआ बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होने लगी, खराब होने लगी ना। तो ये तीसरा कारण था आपातकाल का घोषणा का। फिर हम देखते हैं बच्चों रेलवे की हड़ताल। और सन 1975 में की गई आपातकाल की जो घोषणा थी बच्चों, एक कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल भी। हड़ताल समझते ना, क्या काम करना, उस समय क्या होता है, लोग अब बैठ जाते हैं, काम नहीं जाते हैं और हड़ताल करके बैठ जाते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था क्या होने लगी बच्चों, बहुत ही खराब होने लगी भारत की। इस कारण भी आपातकाल की घोषणा की गई। फिर हम देखते हैं बच्चों पांचवा कारण था औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में कमी होना। बच्चों हम ये जो देख रहे हैं औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में कमी, भारत में बच्चों प्रशिक्षित एवं कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा कर्मचारियों के होने के बावजूद भी, यानी सब थे भी, उसके बावजूद भी भारत के औद्योगिक उत्पादन में निरंतर पूरे समय कमी होती जा रही थी, जिससे कर्मचारियों में क्या हो रहा था बच्चों, असंतोष, यानी उनको लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा, तो उनके अंदर असंतोष सा पैदा होने लगा था। फिर हम देखते बच्चों छठा बिहार आंदोलन। बच्चों बिहार आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था और बिहार आंदोलन भी सन 1975 में आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण था। फिर हम सातवां देखते हैं बच्चों गुजरात का नव निर्माण आंदोलन। बच्चों 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल की घोषणा की थी और उसका एक प्रमुख कारण गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन भी था। तो बच्चों अभी हमने देखा कि आपातकाल क्यों लागू हुआ था, तो ये इसके 7 कारण थे, है ना। इन कारणों के कारण हमारे भारत देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। फिर हम देखते हैं बच्चों भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के दुष्परिणाम, क्या परिणाम हुए इस पर। बच्चों अब हम देख रहे हैं आपातकाल के दुष्परिणाम। पहला है लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का ठप होना।
तो बच्चों आपातकाल में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध करने की लोकतांत्रिक प्रणाली जो थी बच्चों क्या हो गई थी, वो ठप कर दिया गया और देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग। बच्चों हम देखते हैं ना कि जो संवैधानिक जो प्रावधान था उसका दुरुपयोग हुआ। फिर हम देखते हैं बच्चों इसका और क्या दुष्परिणाम हुआ, प्रेस पर नियंत्रण हुआ, है ना। और आपातकाल के दौरान सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर क्या करा बच्चों, रोक लगा दी गई और समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ छापने से पहले अनुमति लेनी आवश्यक है। प्रेस पर नियंत्रण का मतलब जहाँ पर अखबार वगैरह छपते होंगे उस पर सरकार का नियंत्रण हो गया, यानी कि वो अपने मन से कोई भी चीज़ों को प्रेस छाप नहीं सकते थे पेपर के द्वारा, तो उस पर कहा गया छापने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है और इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से भी बच्चों जाना जाता है। फिर हम देखते हैं निवारक नज़रबंदी, है ना। और अभी हमने आपको जैसे बताया कि प्रेस सेंसरशिप, इसको मैं आपको और अच्छे से बता दूं बच्चों। जब आपातकालीन के प्रावधान के अंतर्गत बच्चों प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने जो प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी थी, समाचार पत्रों को कहा गया था कि कुछ भी छपने से पहले अनुमति लेना आवश्यक है, तो इसे क्या कहा जाता बच्चों, प्रेस सेंसरशिप। फिर हम आते हैं निवारक नज़रबंदी कानून का दुरुपयोग। तो हम पहले जानेंगे कि निवारक नज़रबंदी होती क्या है ना। और जैसे आपातकाल के दौरान बच्चों सरकार ने निवारक नज़रबंदी का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल किया और इस प्रावधान में लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता था बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कि उन्होंने कोई अपराध किया यानी कोई गलत काम किया, बल्कि इसके विपरीत यानी इसके उल्टा इस प्रावधान में लोगों को क्या होता था, इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध ना करें। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस समय जो निवारक नज़रबंदी थी इसमें लोगों को इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाता था कि उन्होंने कोई अपराध किया, बल्कि इसलिए कि आगे कोई अपराध ना कर सके ना, इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि कोई अपराध ना कर सके। तो बच्चों फिर हमने इसको देखते कि इसका दुरुपयोग क्या हुआ। बच्चों आपातकाल के में लोगों को सार्वजनिक तौर पर, है ना, और उस समय जब ये निवारक नज़रबंदी कानून का दुरुपयोग करने लगे तो उसमें 1 लाख, ध्यान दीजिएगा, और 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। तो बच्चों ये हुआ भारत लोकतंत्र पर आपातकाल के दुष्परिणाम, अभी हमने देखे। और बच्चों हम इससे संबंधित और हम देखते हैं कि उस समय आपातकाल के दौरान बच्चों जनसंचार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, है ना। कोई भी समाचार पत्र सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छाप सकता था। जो खबर अखबार द्वारा छापी जाती थी उससे पहले सरकार को स्वीकृति प्राप्त होती थी, है ना। और आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बनी रहती थी और यदि कोई पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेशों को मानने से मना करती थी बच्चों, तो उसे निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो बच्चों हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हुए, बहुत बुरे परिणाम आपातकाल के हमारे देश पे हुए। अब हम देखते हैं बच्चों आपातकाल से हम क्या सबक मिला, उसको अब हम देखते हैं। बच्चों भारत में हमने देखा 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करवाने की सिफारिशें की गई थी और संपूर्ण देश में आपातकाल लागू हो गया। और इससे सबक तो ये बच्चों मिला है कि आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातनाओं की घटनाएं घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़कर दूसरी जगह बसने की भी घटनाएं मिली हैं बच्चों। और बच्चों जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में ना, यानी बहुत उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए भी मजबूर किया गया बच्चों। और इसका सबक भी
एक तरह से भारत को मिला कि आपातकाल में एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गईं। लोग का मानना है कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र नहीं रहा, और लेकिन ये भी सही है कि थोड़े दिनों के अंदर बच्चों कामकाज क्या हुआ, फिर से लोकतंत्र ढर्रे पर लौट आया। फिर हम देखते हैं बच्चों आपातकाल के संवैधानिक पक्ष क्या थे। बच्चों अब हम देखते हैं आपातकाल के संवैधानिक पक्ष। बच्चों आपातकाल के समय कुछ संवैधानिक एवं उत्तर संवैधानिक पक्ष भी थे जो सामने आए। श्रीमती गांधी जी ने संविधान में 39वें यानी 39 संवैधानिक संशोधन किया था, और इस संशोधन के दौरान बच्चों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं स्पीकर के चुनाव से संबंधित मुकदमों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति समाप्त कर दी गई, और 39वें संविधान संशोधन के उपधारा 4 के अंतर्गत बच्चों उपयुक्त पदों से संबंधित चुनाव को न्यायालय में चुनौती देने की शक्ति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। और हम देखते हैं इसके बाद आपातकाल की पृष्ठभूमि के कुछ कारण जो थे। आपातकाल के पृष्ठभूमि के कारण निम्नलिखित थे, जो कि पृष्ठभूमि के सन 1967 में चुनाव के बाद कुछ प्रांतों में, ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रांतों में विरोधी दल या संयुक्त विरोधी दलों की सरकार बनी। इसके पृष्ठभूमि के कारण है बच्चों, और वे केंद्र में सत्ता में क्या होता था, आना चाहते थे। 1967 के चुनाव के बाद कुछ प्रांतों में विरोधी दल या संयुक्त विरोधी दलों की सरकार बनी, और वे क्या बच्चों करना चाहते थे, केंद्र की सत्ता में आना चाहते थे। और कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकारी निजी प्राधिकारी मानकर प्रयोग किया जा रहा है, और राजनीतिक हद से ज़्यादा व्यक्तिगत होता जा रहा था। और कांग्रेस टूट से इंदिरा गांधी और उसके विरोधी के बीच में क्या होने लगा बच्चों, कुछ मतभेद भी पैदा होने लगे। ये क्या था बच्चों, इसके पृष्ठभूमि के मुख्य कारण थे। और इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ गए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के अनेक निर्णय को क्या किया बच्चों, संविधान के विरुद्ध माना, और सरकार ने न्यायपालिका को प्रगति विरोधी बताया। तो ये बच्चों आपातकाल की पृष्ठभूमि के कुछ कारण थे। और बच्चों आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को भी हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी हम देख सकते हैं। और संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था, है ना बच्चों। और हम ये देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा के कारण क्या हुआ था, संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी जैसे शब्द का भी व्यवहार किया गया है। बच्चों अभी हमने इसकी पृष्ठभूमि और आपातकाल के संवैधानिक पक्ष भी देखे। अब हम एक बार आपको फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट में जो हमने टॉपिक लिया आपातकाल, इसको मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि आपातकाल बच्चों शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल होता ना, और कहा जाए तो संकट की स्थिति भी हम कह सकते हैं, है ना। जब देश पर जब संकट की स्थिति होती तो उस समय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसको इमरजेंसी भी कहा जाता है इंग्लिश में। संकट का समय भी कहा जा सकता, विपत्ति काल या बुरा समय। तो आपातकाल क्या है बच्चों, शासन के द्वारा राष्ट्र पर घोषित आपत्ति का काल होता है, उसे आपातकाल कहा जाता है। और आपातकाल की ज़रूरत क्यों होती है बच्चों, जब भारतीय संविधान में जैसे हमने आपको बताया कि एक ऐसा प्रावधान है कि जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब देश को किसी आंतरिक या आर्थिक रूप से किसी तरह के खतरे की आशंका होती, तब आपातकाल की घोषणा बच्चों की जाती है ना। और संविधान निर्माताओं ने आपातकाल जैसी स्थिति को कल्पना ऐसे
प्रावधान को ध्यान में रखते हुए की कि जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में हो यदि, और इसी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे भी प्रावधान बनाए कि जिसके तहत केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के गंभीर फैसले ले सकती है। तो आपको समझ में आ गया आपातकाल क्यों आवश्यक पड़ती, जब खतरे की स्थिति बनी होती है, जब सरकार को ऐसा लगे कि हमारा देश संकट में है तो आपातकाल की घोषणा की जाती। फिर हमने आपको प्रावधान बताए थे 3 तरीके से कि किस किस रूप में आपातकाल लगाया जाता है। पहले राष्ट्रपति आपातकाल हमने आपको बताया, अनुच्छेद 352 का बताया था। फिर हमने आपको बताया राष्ट्रपति शासन, ये भी आपातकाल। और तीसरा आपको बताया आर्थिक आपातकाल। तो जब राष्ट्रपति का होता है तो मैंने आपको बताया राजनीतिक संकट को देखते हुए ऐसे समय क्या होने लगता है, राष्ट्रपति आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन आपातकाल लगा दिया जाता। और आर्थिक आपातकाल जो होता है जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, यानी आर्थिक संकट होने लगता है देश में, तो आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। यह इसके प्रावधान है। फिर मैंने आपको कारण बताए थे 3, है ना, पहला कारण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी कि आपातकाल के कारण किन कारणों से जो हमारे देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी, है ना, 1971 से लेकर हमने आपको बताया था। जबकि हमने आपको पहला कारण बताया था ना 1971 का जो अधिक व्यय होने के कारण हमारे देश में 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। तो बच्चों हमने आपको इसके 7 कारण बताए थे। फिर हमने आपको बताया भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के दुष्परिणाम, यानी कि जब आपातकाल की घोषणा हुई तो हमारे देश में इसके क्या परिणाम हुए। फिर आपातकाल से क्या सबक मिला। फिर आपातकाल से दुष्परिणाम के बाद हमने देखा आपातकाल के सबक और आपातकाल के संवैधानिक पक्ष देखते। फिर आपातकाल की पृष्ठभूमि के कारण थे। तो बच्चों हमने आपको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट में जो हमने टॉपिक लिया आपातकाल, तो बच्चों आपको आपातकाल के बारे में पता चल गया होगा, उनके कारण पता चला क्यों लगाया जाता है, इसके प्रावधान क्या है और इसकी आपातकाल क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और इससे परिणाम क्या हुए, इसके कारण क्या, मैंने आपको सब बताया। अब इसी पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। पहला प्रश्न बच्चों, आपातकाल क्या है। अभी हमने आपको बताया आपातकाल क्या, उसके बारे में अच्छे से लिखिएगा विस्तार पूर्वक। फिर आपातकाल के प्रावधान क्या थे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती, ये आप लिखिएगा। फिर लिखिएगा तीसरा प्रश्न, आपातकाल के कारण क्या थे तथा इसके दुष्परिणाम यानी दुष्प्रभाव क्या रहे अपने भारत देश में। तो बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ और पाठ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो संकट है इसका हम दूसरा टॉपिक लेंगे। इसमें कई टॉपिक हैं लेकिन मैंने आज आपको आपातकाल के बारे में बताया। और बच्चों अब इसको आप सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से लिखिएगा और मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।